राधे राधे मित्रों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल जीडी ज्ञान धर्म में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी ने दिसंबर 2023 का पेपर जल्द ही आने वाला है। वह एनटीए ने इसकी तारीख भी घोषित कर दी है, जो कि 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के मध्य होने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आपने अच्छे तरीके से कर भी ली होगी। वो अभी आपका रिवीजन का कार्य चल रहा होगा। तो अगर आप रिवीजन का कार्य कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करना। तो हम आपके लिए ऐसी ही एक वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इतिहास विषय के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जो यूजीसी ने दिसंबर 2022 का इतिहास का पेपर जो कि 28 फरवरी 2023 को हुआ था, पहली शिफ्ट के अंतर्गत हम उसे इस वीडियो में सोल्व कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए जिसमें हमने 50 प्रश्नों को सोल्व कर लिया है और उनके बाद के प्रश्नों को इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, कलकत्ता स्थित टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में बहिष्कार और स्वदेशी पर प्रस्ताव को अंगीकार किया गया था। बी, खुदीराम बोस को 30 अप्रैल 1908 को फांसी दी गई थी। सी, अरुंडेल समिति ने अपनी रिपोर्ट लॉर्ड इरविन को प्रस्तुत की थी। डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने फरवरी 1906 में लंदन में इंडिया होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की थी। ई, मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में कर्जन वाइली को गोली चलाकर मार दिया था। ये जो 5 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए सही विकल्पों में से उसका चयन करना है। ऑप्शन 1 केवल ए, बी और ई। ऑप्शन 2 केवल ए, बी और सी। ऑप्शन 3 केवल ए और बी। ऑप्शन 4 केवल ए, सी और ई। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा ऑप्शन 4, केवल ए, सी और ई। ये जो 3 कथन है, ए वाला, सी वाला और ई वाला, ये तीनों कथन सही हैं। ये जो कलकत्ता स्थित टाउन हॉल है, उसमें एक बैठक में बहिष्कार और स्वदेशी पर प्रस्ताव पारित किया गया था और साथ में अरुंडेल समिति ने अपनी रिपोर्ट लॉर्ड इरविन को प्रस्तुत करी थी और मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में कर्जन वाइली को मार दिया था। प्रश्न 52, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए, कॉर्नवेलिस के पहुंचने से भी पूर्व 1770 से एलेक्जेंडर डाउ, हेनरी पेटुलो और फिलिप फ्रांसिस भूमि कर को स्थायी रूप से निर्धारित कर देने की पैरवी कर रहे थे। बी, फिजियोकेट्रिक विचार संप्रदाय ने देश की अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुखता प्रदान की थी। सी, स्थायी भूमि बंदोबस्त भूमि व्यवस्था ने सदैव के लिए भूमि मूल्यांकन किया था। डी, स्थायी भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत मूल्यांकन भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करेगा। ई, यह आशा की गई थी कि भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार भूमि के सुधार लाने में निवेश नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 5 कथन दिए हुए हैं जो कि स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। तो आपको इन पांचों कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं, इसका जवाब देना है। तो यहाँ पर कुछ विकल्प दिए हुए हैं जिनमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला विकल्प है केवल ए और बी। ऑप्शन 2 केवल ए, बी और सी। ऑप्शन 3 केवल ए, बी, सी और डी। ऑप्शन 4 केवल ए, बी, डी और ई। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा ऑप्शन 3, केवल ए, बी, सी और डी। जो ये 4 ऑप्शन है शुरुआत के, ए, बी, सी और डी, ये चारों सही हैं कि कॉर्नवेलिस के पहुंचने से भी पूर्व 1770 से ही एलेक्जेंडर डाउ, हेनरी पेटुलो और फिलिप फ्रांसिस ये भूमि कर को स्थायी रूप देने की पैरवी कर रहे थे और फिजियोकेट्रिक विचार संप्रदाय ने देश की अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुखता प्रदान की थी। स्थायी भूमि बंदोबस्त ने सदैव के लिए भूमि मूल्यांकन किया था, क्योंकि इसमें नाम में ही लिखा है स्थायी भूमि बंदोबस्त, मतलब स्थायी भूमि बंदोबस्त को कर देना। स्थायी भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत मूल्यांकन भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करेगा। प्रश्न 53,
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए, हिंदी उर्दू विवाद 1860 के दशक के आसपास के समय में उत्तर पश्चिमी प्रांतों में शुरू हुआ था। बी, इस आंदोलन ने 1893 में नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना के साथ अधिक तीव्रता पकड़ी। सी, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए इसमें संस्कृत शब्दों की उड़हत्तर जिंदा दिली रहती है। डी, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए इसमें अधिक फारसी और अरबी शब्द हैं। ई, उत्तर पूर्वी फ्रांस की सरकार और अवध ने अप्रैल 1900 में एक प्रस्ताव के माध्यम से नागरी के साथ संस्कृत को समान आधिकारिक दर्जा प्रदान किया। तो इन पांचों कथनों में से कौन कौन से कथन सही है, इसका जवाब हमें देना है। तो हमारे सामने ऑप्शन 1 है, केवल ए और बी। ऑप्शन 2 है, केवल ए बी सी। ऑप्शन 3 है, केवल ए बी सी ओ डी। ऑप्शन 4 है, केवल ए सी डी और ई। इन चारों में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा ऑप्शन 3, केवल ए बी सी और डी। जो शुरुआत के जो चारों कथन हैं ये सभी सही हैं कि जो हिंदी उर्दू विवाद है यह 1860 के दशक के आसपास उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चालू हुआ था। इस आंदोलन ने 1893 में नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना के साथ अधिक तीव्रता पकड़ी। तो यहाँ से हमें कुछ फैक्ट भी जानने को मिल जाएंगे कि 1893 में नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। हिंदी उर्दू विवाद जो है वो 1860 के दशक में प्रारंभ हुआ था। जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसमें संस्कृत शब्द होते हैं। जो उर्दू है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है, जिसमें अधिक फारसी और अरबी शब्द होते हैं। प्रश्न 54, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ए, दारासिको ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। बी, यह कार्य वर्ष 1657 ईस्वी में पूर्ण हुआ। सी, दारासिको ने 1860 में योग वशिष्ठ के अनुवाद का पर्यवेक्षण किया। डी, दारासिको का सिर्रे अकबर भगवद गीता का फारसी रूपांतरण है। ई, मजमा उल बहरीन दारासिको की रचना नहीं थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर हमें 5 कथन दिए हुए हैं और नीचे जो विकल्प दिए हैं उनमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है। विकल्प 1, केवल ए बी डी और ई। विकल्प 2, केवल बी सी डी और ई। विकल्प 3, केवल सी डी और ई। विकल्प 4, केवल बी सी और डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा विकल्प 3, केवल सी डी और ई। जो सी डी और ई है यह गलत है। प्रश्न 55, निम्नलिखित में से कौन से सही है? ए, शंकराचार्य के द्वारा रचित प्रस्थानत्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता शामिल है। बी, शंकराचार्य मंडन मिश्र के शिष्य थे। सी, जैसेश्वर मंदिर श्रीनगर में स्थित है। डी, शंकराचार्य अपने बौद्धिक विरोधियों द्वारा क्रिप्टो बुद्धिस्ट प्रचन्न बौद्ध कहे जाते थे। ई, शंकराचार्य ने मंडन मिश्र के साथ दार्शनिक शास्त्रार्थ किया था। इन 5 कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, केवल ए बी डी और ई। ऑप्शन 2, केवल ए सी डी और ई। ऑप्शन 3, केवल बी सी डी और ई। ऑप्शन 4, केवल ए बी सी डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा केवल ए सी डी और ई। जो बी वाला कथन है शंकराचार्य मंडन मिश्र के शिष्य थे, सिर्फ यह कथन ही गलत है। बाकी इसके अलावा जो चारों कथन है यह सभी सही हैं। प्रश्न 56, निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? ए, बौद्ध निर्वाण प्राप्त करने हेतु बुद्ध, धम्म और संघ नामक त्रिरत्नों में विश्वास रखते हैं। बी, सारिपुत्र और तथागत दो भिन्न व्यक्ति हैं। सी, थेरवादी और महायानवादी बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं। डी, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश बोध गया में दिया था। ई, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष पहली बार वाराणसी के नज़दीक स्थित सारनाथ में स्थापित हुआ था। तो इन पांचों कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, ए बी डी और ई। ऑप्शन 2, केवल ए सी और ई। ऑप्शन 3, केवल ए सी ओ डी। ऑप्शन 4, बी सी डी और ई। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा ऑप्शन 2, केवल ए सी और ई। जो बौद्ध हैं वो निर्वाण प्राप्त करने के लिए बुद्ध, धम्म
और संघ नामक त्रिरत्नों में विश्वास रखते हैं। थेरवादी और महायानवादी यह बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं। और जो अशोक का सिंह स्तंभ है, यह पहली बार वाराणसी के नज़दीक सारनाथ में स्थापित हुआ था। प्रश्न 57। महाराजा जयसिंह और राजकुमार मोहम्मद आजम के मध्य हुई संधि की शर्तों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थी? तो जो महाराज जयसिंह है और जो राजकुमार मोहम्मद आजम है, इनके बीच जो संधि हुई थी, तो उनके बीच कौन सी शर्त नहीं हुई थी, यह हमें इन कथनों में से बताना है। कथन 1। महाराज जयसिंह ने मंडल, पूर्व और बदनौल परगने मुगलों को सौंपे। बी। उपरोक्त की एवज में जयसिंह के राज्य में जजिया लागू हुआ। सी। उन्हें 5,000 का मनसब दिया गया। डी। जयसिंह मारवाड़ के राणा के रूप में नहीं माने जाएंगे। ई। जय सिंह को 7,000 का मनसब दिया गया। तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन 1 केवल सी और डी। ऑप्शन 2 केवल ए, बी और ई। ऑप्शन 3 केवल ए, बी और सी। ऑप्शन 4 केवल बी, सी और डी। तो इनके बीच जो संधि हुई थी, उसमें क्या शर्त शामिल नहीं थी? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 1 केवल सी और डी, कि जयसिंह को मारवाड़ के राणा के रूप में नहीं माना जाएगा और जयसिंह को 7,000 का मनसब दिया गया। तो यह गलत है। उन्हें 7,000 का नहीं, 5,000 का मनसब दिया गया। प्रश्न 58। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो अब यहाँ से हमें 2 कथन दिए जाएंगे, एक कथन 1 और कथन 2। यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन से कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो कथन 1। चंदेल शासक यशोवर्मन खजुराहो में वैकुंठ मंदिर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। तो जो चंदेल शासक थे यशोवर्मन ने, उन्होंने खजुराहो में वैकुंठ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके लिए जो मूर्ति थी, प्रतिमा, वह उन्हें प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त हुई थी। और कथन 2 जो है, कलचुरी शासक लक्ष्मण राज प्रथम ने विग्रह राजवंश से कृष्ण की एक छवि को प्राप्त किया था। जो कलचुरी शासक लक्ष्मण राज है, उन्होंने जो विग्रह राजवंश था, उसे कृष्ण की एक प्रतिमा प्राप्त करी थी। तो इन 2 कथनों में से कौन कौन से कथन सही है, इसका चयन हमें करना है। ऑप्शन 1 कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। ऑप्शन 2 कि कथन 1 और 2 दोनों असत्य है। ऑप्शन 3 कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। ऑप्शन 4 कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। ये चारों ऑप्शन से हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 3, कि कथन 1 सत्य है कि यशोवर्मन ने खजुराहो में एक वैकुंठ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें जो प्रतिमा स्थापित करी गई थी, वह उन्हें प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त हुई थी। और जो यह कथन है, दूसरा कथन, कलचुरी शासक लक्ष्मण राज प्रथम ने विग्रह राजवंश से कृष्ण की एक छवि प्राप्त की थी, यह कथन असत्य है। प्रश्न 59। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए। रामानुजन ने भक्तिपरक गीत लिखे और लोगों के बीच भक्तिपरक वैष्णव धर्म के प्रचार को प्रेरित किया। बी। बासव ने ब्राह्मण विरोधी लिंगायत आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए तांत्रिक कर्म एवं मंदिर अनुष्ठान की वकालत करी। सी। वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति की महत्ता हेतु जागरूकता उत्पन्न की। डी। रामदास ने विष्णु के राम अवतार के रूप में उनकी पूजा को लोकप्रिय बनाया। ई। नामदेव बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। तो इन पांचों कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। विकल्प 1 केवल ए, बी, सी और डी। विकल्प 2 केवल ए, सी, डी और ई। विकल्प 3 केवल बी, सी, डी और ई। विकल्प 4 केवल ए, डी और ई। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा विकल्प 1 केवल ए, बी, सी और डी। जो पांचवा कथन है, नामदेव बंगाल के प्रसिद्ध संत थे, इनको छोड़ के ऊपर के जो चारों कथन है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए। रानी जिंदन को बनारस में एक कैदी के रूप में रखा गया था। बी। रानी जिंदन ने नेपाल के राजा से उसे आश्रय देने की प्रार्थना की थी। सी। दिलीप सिंह ने 1853 में ईसाई धर्म को अपनाया था। डी। दिलीप सिंह ने ईसाई धर्म त्याग दिया था और सिख आस्था को पुनः अपनाया था। ई। दिलीप सिंह की लंदन में मृत्यु हुई थी।
तो इन पांचों कथनों में से कौन से कथन सही है, यह नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। विकल्प 1 केवल ए, बी, सी और ई। विकल्प 2 केवल बी, सी, डी और ई। विकल्प 3 केवल ए, बी, सी और डी। विकल्प 4 केवल सी, डी और ई। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा विकल्प 3 केवल ए, बी, सी और डी। जो रानी जिंदन है उन्हें बनारस में कैदी के रूप में रखा गया था। रानी जिंदन ने नेपाल के राजाओं से आश्रय देने की प्रार्थना करी थी। दिलीप सिंह ने 1853 में ईसाई धर्म को अपना लिया था और बाद में वह पुनः सिख धर्म में आ गए थे। दिलीप सिंह ने सिखों का नेतृत्व द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में किया था, जिसमें सिखों की पराजय हुई थी। वो इनकी जो माता थी रानी जिंदन, उन्हें बनारस में एक कैदी के रूप में फिर रखा गया था और दिलीप सिंह को पेंशन देकर विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। प्रश्न 61 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए. वासुदेव बलवंत फडके ने 15 वर्ष से भी अधिक समय तक कमिश्नरियट सैन्य लेखा विभाग में कार्य किया था। बी. फडके का पक्का मानना था कि भारत की दुर्दशा विदेशी शासन का परिणाम है। सी. फडके को अंडमान जेल भेजा गया था। डी. फडके अपने लक्ष्य के प्रति धांगड़ों की निष्ठा से प्रभावित था। ई. फडके ने आत्मकथा का लेखन नहीं किया था। तो इन पांचों कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह नीचे दिए गए विकल्प में से चुनना है। विकल्प 1 केवल बी, सी और ई। विकल्प 2 केवल बी, सी और डी। विकल्प 3 केवल ए, बी, सी और डी। विकल्प 4 केवल ए, बी और डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा विकल्प 4 केवल ए, बी और डी। तो जो वासुदेव बलवंत फडके हैं, इन्होंने 15 वर्ष से भी अधिक समय कमिश्नरेट सैन्य लेखा विभाग में कार्य किया था। फडके का पक्का मानना था कि भारत की जो दुर्दशा है वो विदेशी शासन के कारण ही है और फडके अपने लक्ष्य के प्रति धांगड़ों की निष्ठा से प्रभावित थे। प्रश्न 62 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए. बेंटिक ने 1834 में चाय समिति टी कमेटी का प्रस्ताव रखा था। बी. बंगाल के ग्लोस्टर के किले पर प्रथम कॉफ़ी कृषि प्रारंभ की गई थी। सी. मिंडन ने कहा है कि फ्रांकोइस गार्ड ने बंगाल में प्रथम इंडिगो फैक्ट्री को शुरू किया था। डी. जब बंगाल में बेली मिल्स की स्थापना की गई तब से मशीन निर्मित कागज का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ई. मेजर एंड्रयू डंकन ने 1808 में स्लेम इस्पात की गुणवत्ता के बारे में मद्रास सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। तो इन पांचों कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। विकल्प 1 केवल ए, सी, डी और ई। विकल्प 2 केवल ए, बी, सी, डी। विकल्प 3 केवल ए, बी और डी। विकल्प 4 केवल ए, बी और ई। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा विकल्प 3 ए, बी और डी। जो बेंटिक है उसने 1834 में चाय समिति का प्रस्ताव रखा था। बंगाल के ग्लोस्टर के किले पर प्रथम कॉफ़ी कृषि प्रारंभ की गई थी और जब बंगाल में बेली मिल्स की स्थापना की गई थी तब से मशीन निर्मित कागज का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो ये जो तीनों कथन ये तीनों सही हैं। प्रश्न 63 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए. भारतीय सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1918 में पारित किया गया था। बी. 1920 में 4 नगरों बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और रंगून में सेंसर बोर्ड स्थापित किए गए। सी. नाटकीय प्रस्तुति अधिनियम को 1878 में अधिनियमित किया गया था। डी. 1927 में लाहौर में सेंसर बोर्ड की स्थापना की गई थी। ई. टी. पी. ओकोनोर ने ब्रिटिश फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। विकल्प 1 केवल ए, बी, सी और डी। विकल्प 2 केवल ए, बी और ई। विकल्प 3 केवल ए, बी, डी और ई। विकल्प 4 केवल ए, बी और डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा विकल्प 3 केवल ए, बी, डी और ई। तो जो सी वाला कथन है नाटकीय प्रस्तुति अधिनियम को 1878 में अधिनियमित किया गया था, यह कथन गलत है और यहीं से हमें कई सारे तथ्य जानने को मिलते हैं।
कि जो भारतीय सिनेमेटोग्राफ अधिनियम है यह 1918 में पारित हुआ था और 1920 में है 4 नगर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और रंगून यहाँ पर सेंसर बोर्ड स्थापित करे गए थे। 1927 में फिर लाहौर में भी सेंसर बोर्ड की स्थापना हुई थी और जो टी.पी. ओकोनोर है ये ब्रिटिश फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे। प्रश्न 64, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, भारत में 1926 में राष्ट्रीय महिला परिषद का गठन किया गया था। बी, राष्ट्रीय महिला परिषद के प्रारंभिक वर्षों में मुख्य प्रेरणा लेडी मेरीबाई टाडा बनी रही। सी, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1928 में अस्तित्व में आया था। डी, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन प्रारंभ में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक गैर राजनीतिक निकाय था। ई, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन बाद में राष्ट्रीय राजनीति में सम्मिलित हुआ और महिलाओं के सभी प्रकार के अधिकारों के लिए लॉबिंग की थी। यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें सही का चयन करना है। विकल्प 1 केवल ए और बी, विकल्प 2 केवल ए, बी और सी, विकल्प 3 केवल बी, डी और ई, विकल्प 4 केवल ए, बी, सी और ई। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा विकल्प 3 केवल बी, डी और ई। तो जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन है उसकी स्थापना 1928 में करी गई थी और यह प्रारंभ में महिला शिक्षा के लिए गठित एक गैर राजनीतिक निकाय था जो बाद में महिलाओं के और भी जो दूसरे अधिकार है उनकी मांग करने लग जाता है। प्रश्न 65, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए, यूरोपीय व्यापार संगठन ने 1921 में एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स नामक एक शीर्ष निकाय गठित किया था। बी, भारतीय पूंजीपतियों ने अपने स्वयं के संगठन फिक्की गठित किया था। सी, मार्च 1931 के कपास संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कपास पर शुल्क 11% से बढ़ाकर 15% किया गया, लेकिन यह गैर ब्रिटिश वस्तु तक सीमित था। डी, कपास पर शुल्कों में वृद्धि लंकाशायर के अनुकूल थी। ई, भारतीय उद्योगपतियों और राष्ट्रवादियों ने साम्राज्यिक वरीयता का विरोध किया था। उनमें से अनेक ने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया, जिसमें बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुरदास भी शामिल थे। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। विकल्प 1 केवल ए और बी, विकल्प 2 केवल ए, बी और सी, विकल्प 3 केवल ए, बी, सी और डी, विकल्प 4 केवल ए, बी, डी और ई। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा विकल्प 4 केवल ए, बी, डी और ई। तो जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाला जो कथन है, मार्च 1931 के कपास संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कपास पर शुल्क 11% से बढ़ाकर 15% किया गया, लेकिन यह गैर ब्रिटिश वस्तु तक सीमित था, यह गलत कथन है। इसके अलावा जो 4 कथन है वो सभी सही है। प्रश्न 66, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हमें 2 सूचियाँ दी हुई है, एक सूची 1 और एक सूची 2। तो इन दोनों में जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, 2 शब्द लिखे हुए, इन्हें पढ़कर हमें दोनों सूचियों का एक दूसरे से मिलान करना है। तो सूची 1 में ए, बी, सी, डी करके 4 चीज़ें लिखी हुई है और सूची 2 में 1, 2, 3, 4 करके 4 चीज़ें लिखी हुई है और फिर जो नीचे विकल्प दिए हुए हैं उनमें मिलान करके सही उत्तर का चयन करना है। तो जो ए पे लिखा हुआ है दर्श पौर्णमासस, यह होता है पूर्णमासी एवं अमावस्या के समय किया जाने वाला यज्ञ। तो ए को हम मिला देंगे चौथे से। तो जब हमें पता चल जाता है कि अगर हम इस तरीके के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं जिसमें जोड़ियों में कुछ चीज़ें पूछी जाती है, तो इसमें हमें जब पूरी चीज़ें नहीं पता है लेकिन अगर 1-2 चीज़ें भी पता है तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो चीज़ें हमें सबसे पहले पता है तो उसको मिलाकर हम देखेंगे और फिर उसको ऑप्शन में चेक करके जो बाकी के ऑप्शन रहेंगे उन्हें एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो पहला है इसका आंसर चौथे से है, मतलब पहले को चौथे से मिलाया जाएगा। तो पहले का चौथा कौन कौन सा मैच खा रहा है, तो यहाँ पर पहले का चौथा विकल्प 2 और विकल्प 3 में है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो विकल्प 1 और विकल्प जो 4 है इन्हें हम एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारा जो जवाब रहेगा वो विकल्प 2 और विकल्प 3 में से ही रहेगा। अब हम अगला देखते हैं। जो बी है अग्न्याध्येय, ये होता है पवित्र अग्नि की स्थापना, क्योंकि इसके नाम में ही अग्न्याध्येय लिखा जा रहा है। तो जो पवित्र अग्नि की स्थापना करी जाती थी उसे अग्न्याध्येय कहा जाता था। तो बी का आएगा 1। तो हम अपने ऑप्शन में देखेंगे कि बी का 1 कहाँ है, तो ये तीसरे नंबर के ऑप्शन में दिख रहा है। और अग्रयण इसका आएगा दूसरे नंबर से।
पहले फसल की कटाई पर नैवेद्य अर्पण उसे अग्रहायण कहा जाता था। और डी का आएगा तीसरा, चातुर्मास्य मतलब 3 ऋतुओं में प्रत्येक के प्रारंभ में किया जाने वाला यज्ञ उसे चातुर्मास्य कहा जाता था। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है चातुर्मास्य मतलब 4 और मास मतलब मास महीने, तो 4 महीने के बाद जो यज्ञ किया जाता था उसे चातुर्मास्य कहा जाता था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा विकल्प 3। प्रश्न 67, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। तो सूची 1 में हमें इतिहासकारों के नाम दिख रहे हैं और सूची 2 में हमें उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हुई है तो उनके नाम दिख रहे हैं। तो हमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है कि किस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम इन्हें देखते हैं। तो अगर हम देखें तो जो कपिला वात्स्यायन जी हैं इन्होंने लिखी है द स्क्वायर एंड द सर्कल ऑफ द इंडियन आर्ट्स। तो जो डी का 4, तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे कि डी का कितने लोगों में 4 है। तो डी का पहले में भी 4 है, विकल्प 3 में भी 4 है और विकल्प 4 में भी 4 है। तो इस तरीके से जो हमारा विकल्प 2 है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमें और किसका आंसर आ रहा है, तो पहले का आएगा तीसरा, मतलब S.C. रायचौधरी। इन्होंने लिखी है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल। जो हिस्ट्री और कल्चर है इंडियन पीपल का वो किताब लिखी है S.C. रायचौधरी ने। A.L. वाथम, इन्होंने लिखी है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जो A.L. वाथम है इन्होंने लिखी है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया और द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल ये लिखी है S.C. रायचौधरी ने। और जो R.K. मुखर्जी हैं इन्होंने लिखी है चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम्स। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब आएगा विकल्प नंबर 4 कि पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। प्रश्न 68, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें 2 सूचियाँ दी हुई है। एक तरफ क्षेत्र के नाम दिख रहे हैं, एक तरफ यहाँ पर क्षेत्र के नाम दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य के नाम दिख रहे हैं। जो यह प्रश्न है यह पाषाण युग से संबंधित है, क्योंकि ये जो चारों स्थल है ये पाषाण काल से संबंधित है। तो परीक्षा में जो UGC नेट का पेपर होता है या इसके अलावा और भी जो दूसरी परीक्षाएं होती है उनमें भी पाषाण काल से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह आएगा विकल्प नंबर 1। जो पेशरा है ये बिहार में है, तो आपको यहाँ से एलिमिनेट करना था। जैसे कि जो भीमबेटका है, भीमबेटका का संबंध मध्य प्रदेश से, जो कि एक प्रसिद्ध सेल समूह है। यहाँ से कई पाषाणकालीन चित्रकला प्राप्त हुई है। और जो अनंगपुर है, अनंगपुर का संबंध हरियाणा से है। और जो हुस्की है, हुस्की का संबंध कर्नाटक से। यह भी प्राचीन पाषाणकालीन एक बस्ती रही है। प्रश्न 69, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ विद्वान दिख रहे हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित पुस्तकें दिख रही है। कर्नल टाड इन्होंने लिखी है एनल्स एंड एंट्रिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ये इनकी पुस्तक है। G.H. ओझा इन्होंने लिखी है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। श्यामदास इन्होंने लिखी है वीर विनोद और A.K. फोर्ब्स इन्होंने लिखी है रासमाला। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब आएगा विकल्प नंबर 2, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। प्रश्न 70, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, शब्दावली, और उनका जो वास्तविक अर्थ होता था, इस शब्दावली का प्रयोग किस संदर्भों में किया जाता था, सूची 2 में उन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। जैसे जमा, हासिल, माहवार और कब्ज, इन्हें वास्तविक अर्थों में क्या कहा जाता था। तो जो जमा है, जमा का अर्थ होता था कि निर्धारित भू राजस्व, जो भू राजस्व निर्धारित किया जाता था उसे जमा कहा जाता था। और हासिल, हासिल का मतलब होता था वास्तविक संग्रहित राजस्व। निर्धारित जो भू राजस्व होता था वो जमा होता था, उसे जमा कहा जाता था। लेकिन जो वास्तविक संग्रह होता था, कलेक्शन जो होता था, उसे हासिल कहा जाता था कि तुमने कितना हासिल किया हुआ है। और माहवार, माहवार का अर्थ होता है मासिक पैमाना, मतलब माह। तो यहाँ से हम अगर ये शब्द को अलग अलग तोड़े तो इससे भी हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि माहवार, तो माहवार का अर्थ होता है मासिक पैमाना। और कब्ज, कब्ज मतलब जमानत राशि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। तो जो इस तरीके के जोड़ी वाले प्रश्न आते हैं इन्हें हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
अगर आपको चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं, चारों जो सूची में शब्द दिए हुए हैं, इनके बारे में नहीं पता, लेकिन सिर्फ एक या दो चीज़ों के बारे में पता है, तो भी आप विकल्पों को पढ़कर, ऑप्शन को पढ़कर एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करके इन्हें हल कर सकते हैं। आपको साथ ही साथ जो प्रसिद्ध लेखक है और उनकी जो पुस्तकें हैं उनके बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि जो ये जोड़ी वाले प्रश्न होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा राइटर्स के बारे में ही पूछा जाता है। और दूसरी चीज़ होती है शब्दावली, कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो जोड़ी वाले प्रश्नों में दो तरीके के प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक होता है लेखक के बारे में और दूसरा होता है शब्दावली। तो इस तरीके से हमने इन प्रश्नों के बारे में पढ़ लिया है। इससे पहले भी 2 वीडियो आई है जिसमें हमने इसके पहले के प्रश्नों को कवर किया था, वो यह तीसरी वीडियो है जिसमें हमने इन प्रश्नों को कवर किया हुआ है। तो हमने इस वीडियो के अंतर्गत जो यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का हिस्ट्री का पेपर, इतिहास का पेपर जो कि 28 फरवरी 2023 को शिफ्ट 1 में हुआ था, उसको सोल्व करना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और किसी को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर जल्द ही एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।